हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। देखिए, सेम इसी तरह आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इस बार थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप पेपर के बारे में बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी का पेपर लेकर आया हूं। ऐसे ही 2024 में आपका पेपर आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट का इस बार टारगेट है कि वो 100 में 100 लेकर आए भैया, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगा कि कैसे आएगा, वो भी विथ सॉल्यूशन, यानी कि मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है। तो अगर आप 2024 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो शुरू से लेकर इसको लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लास 12 हिंदी केवल प्रश्न पत्र 2024 आपका पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, अब मैंने आपको हिंदी में सारी चीजें बताई हैं, कैसे तैयारी करें, क्या करें। बहुत ही सिंपल है। हिंदी में तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 100 में 95 प्लस तो आपका क्लियर ही क्लियर है। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। ठीक, देखिए नोट सबसे पहले यहां पे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में संपूर्ण प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, खंड का और खंड खा। ये 2 भागों में हमारा प्रश्न पत्र विभाजित होगा। खंड का में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य ये रहेगा। और खंड खा में आपका संस्कृत, गद्यांश, पद्यांश और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन और आपका रहेगा निबंध। ठीक है, तो ये सारी अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का पेपर आपको दे सकूं। देखिए, सबसे पहले खंड का की बात करते हैं, जिसमें हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पहले रहेंगे, फिर गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, ऐसे सारी चीजें रहेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा ये टोटल 10 नंबर का आता है, यानी कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा हमारा हिंदी गद्य साहित्य से और 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा हिंदी पद्य साहित्य से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला का वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृत है। इसमें से कौन सी रचना है जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं? 4 ऑप्शन रहेगा, जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको लिखना होगा अपनी कॉपी में। यहां तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, पृथ्वी पुत्र। देखिए, जो पृथ्वी पुत्र है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, बट आपको कॉपी में लिखना होगा, टिक तो करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो उतारना नहीं होता। अब आप लोग कहेंगे सर कॉपी कैसे लिखें, आप बताइए। तो मैंने पहले ही बताया, आप लोग सर्च कीजिए 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करना है, बस शुभम लेक्चरर लगा देंगे, वीडियो मिल जाएगा। खा वाला देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। किस रचना के ये लेखक हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से जो मेरे विचार है, इस रचना के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक, ये भी आपके 12th में इनका चैप्टर है। गा वाला देखिए, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा, यानी कि सिंहावलोकन जो है ये किस विधा की रचना है? फर्स्ट है आत्मकथा, सेकंड है रेखाचित्र, थर्ड है संस्मरण, फोर्थ है कहानी। तो ये एक कहानी है, सिंहावलोकन जो है ये एक कहानी है, अर्थात ये कहानी विधा की रचना है। घा वाला देखिए, निराला की साहित्य साधना, इसके लेखक कौन है? तो ये जो इसके लेखक हैं वो हमारे हैं घा का ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए, इसका थर्ड वाला घा वाला का जो ऑप्शन होगा वो ऐसा मत समझिएगा कि निराला की साहित्य साधना है तो इसके लेखक यही है। ठीक है, ये मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा था, आप लोग को सही ऑप्शन पहले ही बता देना है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जो हैं ये निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। ठीक है, मतलब ऐसा मत समझिए कि निराला है तो इसके लेखक निराला जी हैं। इस तरह से आपको फंसाया जाता है एग्जाम में कि बच्चे जो है कंफ्यूज हो सकें, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब एक्चुअल आपको रियलिटी पता होगी तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अंगा नंबर देखिए, आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है? साहित्य सहचर, फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल, सेकंड है श्याम सुंदर दास, थर्ड है हजारी प्रसाद द्विवेदी, फोर्थ है हरिशंकर परसाई। तो भैया इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, साहित्य सहचर। तो देखिए, इसमें ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आपके उन चैप्टर से थे जो आपके एग्जाम में आपके हिंदी में दिए गए हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इनका साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए,
ये नंबर क्लियर रहता है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे काखा गगा अंगा, ये हिंदी गद्य साहित्य से। अब हिंदी पद्य साहित्य पे आते हैं, दूसरा का देखिए हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है, मैंने पहले ही बताया था सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। खा है नई कविता युग की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो नई कविता युग की है, तो वो है खुशबू के शिलालेख। ये जो रचना है ये नई कविता युग की रचना है, तो खा का सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ऐसे ही आपको सही ऑप्शन जो है उसको लिखना होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाला, का सेकंड सही है खुशबू के शिलालेख, ठीक है। कॉपी कैसे लिखें उसमें मैंने आपको बताया है। गा देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुआ, तो सिंपल सा है, तार सप्तक में आगे ता और आता है और 43 में भी ता और आता है, तो 1943 बस हो गया, ये ट्रिक है। घा वाला देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, इसमें से कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रकाशित की गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कविवचन सुधा। कविवचन सुधा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है, यानी कि इसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंगा नंबर, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है। भैया रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं, तो श्रृंगारिकता जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, क्योंकि इसका नाम भी है श्रृंगार काल, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य से और 5 हिंदी पद्य साहित्य से, टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, 10 नंबर आपको दिया जाएगा। तीसरा देखिए, अब हिंदी गद्यांश पर आते हैं। देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 10 नंबर का रहेगा। मतलब आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 5 का आंसर लिखिए, 10 नंबर ले जाइए, ठीक है। देखिए जन का प्रवाह अनंत होता है, शास्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन में तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। किस चैप्टर से है, पहले चैप्टर को पहचानिए, क्योंकि आपको लिखना होगा संदर्भ इसमें, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है, ये किस चैप्टर से है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसी के नीचे 5 क्वेश्चन दे रहेंगे। नंबर 1 है राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादम्य प्राप्त किया है, तो देखिए ऊपर लिखा है ये सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम्य प्राप्त किया, यानी कि भूमि के साथ, सीधा सीधा आंसर दिया गया। दूसरा है राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है, तो वो भी दिया गया है यहीं पे, ठीक है। अजर अमर है, कब तक अमर है, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के बढ़ने के लिए अजर अमर है। तीसरा देखिए जन का संतत्वाही जीवन किस तरह है, ठीक है, ऐसे दिया गया है इसमें। देखिए जन का संतत्वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, सीधा सीधा लिखा है आंसर, ये देखिए, ठीक है। ऐसे चौथा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिसके नीचे रेखाएं हैं, देखिए यहां से लेकर यहां तक इसके नीचे रेखाएं, इसकी अपनी भाषा में व्याख्या कीजिए। कोई जरूरी नहीं है आप बुक से रट कर जाएं तभी लिखिए, अपनी भाषा में कर दीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, ठीक है। ऐसे 5वां क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। मतलब इस गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, ठीक है। तो संदर्भ आपको लिखना होगा। ये पहले भी क्वेश्चन दिया जा सकता है और 5वें नंबर पर भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे आंसर देना वाला। मान लीजिए आपको ये वाला गद्यांश नहीं पता है तो दूसरा दिया गया, देखिए अथवा लगा है यहाँ पे, ठीक है। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से एक ही करना होगा। देखिए कई महीनों के बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा और धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम की याद आ गई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 5 का आंसर दीजिए, 10 नंबर ले जाइए। मतलब 2 गद्यांश आपके पास रहेंगे, एक करना होगा, 10 नंबर का रहेगा। सिंपल सा। इसका तो मैं इसमें सॉल्यूशन दूंगा नहीं, मैं आपको हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने दे दिया, अभी हिंदी व्याकरण का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। जो मैं दे सकता हूं इसमें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं पेपर कैसा आएगा, इसमें जितना सॉल्यूशन मैं दे सकता हूं मैं दूंगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी लेकर जल्दी ही आऊंगा, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, ठीक। 4th नंबर देखिए, अब आते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश पर, ये भी 10 नंबर। मतलब जैसे गद्यांश दिया था उसके नीचे 5 क्वेश्चन थे, ऐसे पद्यांश रहेंगे उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए मेरे प्यारे नवजलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय के विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। ये किस चैप्टर से है, पवन दूतिका से है, ठीक है। मतलब राधा जी जो हैं वो बता रही हैं वायु से पवन से कि
मेरे श्री कृष्ण जी अभी बाहर से वहाँ से नहीं आए हैं, ठीक है ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं उनके प्रेम में विरह से बावली हो रही हूँ, मेरी जाकर दुख कथा तू श्याम को तो सुना दे। 5 क्वेश्चन आएंगे। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो पवन को द्वारा या वायु के द्वारा। पवन दूतिका नाम का ही चैप्टर का ही नाम है पवन दूतिका, यानी कि इसमें जो पवन है, जो वायु है, वो दूत की तरह कार्य करता है। दूसरा है कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? तो देखिए मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, ठीक है, तो इसका हिंदी। ऐसे राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, बस हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी रहेंगे, कर सकते हैं कीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। अथवा लगा है, दूसरा भी दिया गया है। देखिए, मैं कब कहता हूं जब मेरी दुर्धर गत के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूं जीवन मर अनंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हुआ घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, ठीक है। ऐसे दिया रहेगा। 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी दिए रहेंगे, बस आपको चैप्टर पहचानना है किस चैप्टर से ये है और आपको आंसर देना है। अगर देखा जाए तो गद्यांश से थोड़ा सा टफ होता है हमारा पद्यांश, क्योंकि इसमें अगर आपको हिंदी मीनिंग पता होगा तभी आप क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर दे पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न गद्यांश पद्यांश हो चुका है 30 नंबर का पेपर, ठीक है। अभी 20 नंबर का और रहेगा, तब जाकर आपका खंड का समाप्त होगा। देखिए अब आते हैं जीवन परिचय, जो साहित्यिक परिचय आता है, जैसे 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपका जो 80 शब्दों में लगभग आंसर, 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना है। बहुत बड़ा मत लिखिए, बहुत उससे छोटा भी मत लिखिए, 80 शब्दों में मिनिमम होना चाहिए। 5 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। 3 लेखक दिए जाएंगे, जैसे फर्स्ट डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सेकंड है हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड है हरिशंकर परसाई। लेखक का नाम चेंज हो सकता है, बट ऑप्शंस 3 ही रहेंगे। तीनों में से किसी एक लेखक पर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है लगभग 80 शब्दों में, ठीक है। आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी या किसी का भी जीवन परिचय सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक आपको करना होगा, ठीक है, 80 शब्द में, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे खा है भैया, जब कभी लेखक का जीवन परिचय हो गया तो कभी का भी जीवन परिचय लिखना होगा। तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर का ये भी रहेगा। 3 कवि इसमें भी ऑप्शन में रहेंगे, जैसे मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन कौन सा जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसकी प्रोबेबिलिटी इस बार 2024 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। जैसे हमारे हिंदी गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो गए, और इसमें आपके कवि में हो गए अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये कहानी हो गया, ठीक है, 10 नंबर, जीवन परिचय 10 नंबर का, 40 नंबर हो गया। अब कहानी आएगी। कहानी बहुत इजी होता है, मेरे अकॉर्डिंग एक नंबर आपका क्लियर रहता है। देखिए, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश लिखो, ठीक है, पता है एक भी तो लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में, 5 नंबर का ये भी रहेगा। मान लीजिए दोनों नहीं पता तो अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा अथवा लाटी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ध्रुव यात्रा या लाटी कहानी का उद्देश्य लिखिए। मतलब मेरे कहने का है पंचलाइट कहानी का सारांश या बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। दोनों नहीं पता तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए, ये भी नहीं पता तो लाटी कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए। मतलब चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक का ही आपको लिखना है, 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। कितना इजी हो जाता है, 4-4 या 3-3 ऑप्शन आते हैं। 7वां देखिए, कहानी बहुत इजी है। पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य पढ़ लो भैया, पूरा नंबर क्लियर। अब खंड काव्य पर आते हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर का ये भी रहेगा। मतलब देखिए, आपके जिले में एक खंड काव्य होता है, जैसे फर्स्ट है त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अथवा लगा है, ये पता है तो कर दीजिए, नहीं तो ये कीजिए। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्रांकन कीजिए। मतलब एक खंड काव्य के 2 ऑप्शंस होंगे, जैसे त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, ये नहीं पता तो त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्रांकन कीजिए। अगर त्यागपति है आप में तो देखिए, सारी चीजें तो सेम होती हैं हमारे यूपी बोर्ड में, लेकिन ये जो खंड काव्य होता है ये जिले में थोड़ा डिफरेंट होता है। किसी में श्रवण कुमार रहेगा, किसी में त्यागपति, किसी में रश्मि रथी, किसी में मुक्ति यज्ञ, और किसी में सत्य की जीत, और किसी में आलोक वृत्त। आप में कौन सा है कमेंट करके बता दीजिएगा। आप कहेंगे सर आप में कौन सा है, मेरे में त्यागपति है, ठीक है। तो ये आपका जो आप में है उसको लिखना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस ये खंड काव्य जो आपके जिले में है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। श्रवण कुमार होगा तो वो लिखिए, रश्मि रथी है वो लिखिए, मुक्ति यज्ञ है उसको लिखिए, आलोक वृत्त, सत्य की जीत या फिर त्यागपति है वो लिखिए। कमेंट में बता दीजिएगा किसमें कौन सा है और आप किस जिले से हैं, ठीक है।
समझ में आया? तो ये आपका 50 नंबर का पेपर हो जाता है। 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश और 10 नंबर का जीवन परिचय, लेखक और कवि का मिलाकर, और 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल जोड़ो 50 नंबर। ठीक है, ये खंड का है। खंड खा में आते हैं, इसमें संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, हिंदी व्याकरण के प्रश्न और रस छंद अलंकार, पत्र लेखन, निबंध, ये सारी चीजें रहेंगी। खंड खा, इसमें 8वां क्वेश्चन है ए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर। देखिए आपको 2 गद्यांश संस्कृत का दिया जाएगा। फर्स्ट है संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। ठीक है भैया, ये संस्कृत है, ये यहां से यहां तक एक गद्यांश दिया गया। अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग पता है और आपको ये पता है कि ये किस पाठ से है तो आप इसको कर दीजिए, क्योंकि ये आपके संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से है। ठीक है, लेखक तो इसमें नहीं लिखना होता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्तम से अवतरित है। ठीक है, और ये नहीं पता है तो अथवा लगा हुआ है। देखिए वैध युगे इमे सिद्धांता, ये आपका पंचशील सिद्धांता से है। तो 2 आपको गद्यांश दिए जाएंगे, एक ही करना होगा, 7 नंबर मिलेगा। आपको संदर्भ लिखना है, फिर उसका व्याख्या कर देना है, बस हो गया। ठीक है, ऐसे आपके श्लोक भी रहेंगे इसमें। अब देखिए इसमें श्लोक रहेंगे, जैसे आपके हिंदी में गद्यांश और पद्यांश दोनों था, वैसे इसमें भी रहेगा गद्यांश और श्लोक या पद्यांश बोली। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर। देखिए गद्यांश किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है ये मैं क्लियर कर दूं। संस्कृत भाषा या महत्तम, पंचशील सिद्धांता, महामना मालवीय, ये 3 चैप्टर लिख कर ले लीजिए। इसमें से एक ना एक आना है, बट जो और चैप्टर है उनको भी पढ़ लीजिएगा, खाली हाथ ना बैठना पड़े। ठीक है, इसमें भी 2 पद्यांश रहेंगे, जैसे व्यतिस पदार्थम कोअप हेतु ना खलु। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा ये है, देखिए आपका जो पद्यांश है वो तो लगभग क्लियर रहता है कि सुभाषित रत्नानी चैप्टर से आता है। सुभाषित रत्नानी चैप्टर में केवल श्लोक ही श्लोक हैं, उसको पढ़ लीजिए, ये 7 नंबर आपका क्लियर रहता है। एक आध चैप्टर है जिसमें एक श्लोक दिया गया है, तो एक श्लोक आप वैसे ही पढ़ लेंगे हंसी मजाक में। ठीक है, लेकिन सुभाषित रत्नानी चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, ये 7 नंबर आपका क्लियर रहता है। देखिए ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ही श्लोक है। ठीक है, तो आप दोनों ये चैप्टर बिल्कुल एकदम पढ़ लीजिएगा। बाकी जो 1-2 चैप्टर में छोटे छोटे गद्य एक आध श्लोक दिए गए उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होगा, एक संदर्भ के साथ व्याख्या। आते हैं हिंदी व्याकरण पर। देखिए 9 नंबर है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर। मतलब 4 मुहावरे आपको दिए गए हैं, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है हाथ कंगन को आरसी किया, यानी कि इसका मतलब प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ होगा। दूसरा है आंखों का तारा होना, इसका मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। देखिए मैं मीनिंग बता रहा हूँ, अत्यंत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग करना है तो कर दीजिए, भैया महेश जब से तुम डॉक्टर बने हो आंखों का तारा बन गए हो। ठीक है, मतलब दिखाई ही नहीं देते हो। आंखों का तारा होना यानी कि अत्यंत प्रिय होना। सॉरी, ये दूसरे का होगा। ठीक है, जो मैंने अभी बताया वो होगा आपका इसका होगा आंखों का तारा होना, जैसे राम कौशल्या के आंखों के तारे थे। ठीक है, सभी बच्चे अपने माँ की आंखों के तारे हैं, तो ये हो जाएगा इसका अर्थ, और वाक्य प्रयोग आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, बस क्वेश्चन उसमें आना चाहिए। तीसरा होगा पानी पानी होना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। ठीक है, मतलब अपमानित होना। चौथा है सावन हरे न भादो सूखे, इसका मतलब होता है सदैव एक जैसा। ठीक है, एक ही जैसा रहना। तो 4 रहेंगे, 4 में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा, बस हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पर, जो नया टॉपिक हमारा आया है। देखिए याद रखिएगा 2024 में यूपी बोर्ड में आपका जो संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन है, इसको हटा के 5 नंबर का गद्यांश, आपठित गद्यांश और पद्यांश कोई भी दोनों आता है, जो आप कर सकते हैं करीब। देखिए निम्नलिखित आपठित गद्यांश अथवा पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक आपठित गद्यांश आपको दे दिया गया इतना बड़ा, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आंसर दीजिए। सॉरी 5 नहीं, 5 नंबर का टोटल रहेगा। 4 क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 क्वेश्चन भी 5 नंबर का हो सकता है। देखिए ये आपको दिया गया, ये इसके नीचे एक लाइन के नीचे रेखाएं हैं। फर्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इतने का व्याख्या अपने शब्दों में करना है। दूसरा समता का विलोम लिखिए, ठीक है, इसी में दिया होगा। ठीक, तीसरा वैज्ञानिकों के ज्ञान और नीतिज्ञों की नीति का क्या लक्ष्य है। तो देखिए इसमें सब कुछ दिया गया है। ठीक है, देखिए वैज्ञानिकों के ज्ञान और नीतिज्ञों की नीति दोनों का लक्ष्य इसी संपत्ति और प्रभुत्व की वृद्धि है। सीधा सीधा आंसर दिया गया है। स्वर्ग के 2 पर्यायवाची लिखे हुए लिख सकते हैं। तो ये आपठित गद्यांश था, 5 नंबर का रहेगा। यानी कि देखिए
ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर है, ये 1 नंबर 3 नंबर हो गया, और 2 नंबर का ये दोनों क्वेश्चन 5 नंबर। नहीं पता है तो आपठित पद्यांश भी रहेगा, गद्यांश पद्यांश दोनों आता है। देखिए, तेरी पांखों में नूतन बल, कंठों में उबल गीत तरल, तू कैसा हाय हुआ बंदी वन वन के कोमल कलाकार, क्या भूल गया वह हरियाली अनुरोदय की कोमल लाली। ठीक है, ये यहाँ तक दिया जाएगा। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। मेरे अकॉर्डिंग जो आपठित गद्यांश है वो ज़्यादा इजी रहेगा अकॉर्डिंग टू पद्यांश। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा मीनिंग निकालना होगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। गद्यांश थोड़ा इजी रहता है, मतलब आप जो कर सकते हैं वो करिए। 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 नंबर का ये भी रहेगा। तो गद्यांश पद्यांश में से कोई भी कर सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसको समझना होगा क्योंकि ये सारे टॉपिक हिंदी व्याकरण के हैं, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए, फर्स्ट है अविराम। अविराम मतलब ये शब्द युग्म है, इसका अर्थ बताना है। अविराम का अर्थ क्या होगा, अविराम का क्या होगा। जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। देखिए, ए है लगातार और आनंद कर, इसका राइट आंसर सीधा सीधा आप लिख दीजिए। 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अनवरत और आकर्षक, यानी कि अविराम का मतलब होगा अनवरत और आकर्षक। ठीक है, दूसरा देखिए बात वात, इस बात का मतलब होता है बात करना। वार्ता, इस वात का मतलब होता है हवा, तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे खा देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिख दे, मतलब आपको किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है। मतलब आपको पर्यायवाची शब्द आप लोग पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, तो इसमें आपको एक शब्द के 2 अर्थ लिखने, किसी एक का, हम तीनों का आपको बता रहे हैं, वर, दिज और राग। ठीक है, देखिए वर को हम लोग 2-3 नामों से जानते हैं। दूल्हा भी बोल सकते हैं, वर बोला जाता है, वर वधू। ठीक है, तो दूल्हा हो गया। उसके बाद में श्रेष्ठ हो गया, वर का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, और सुंदर हो गया। ठीक है, ये वर का अर्थ होगा। दिज, दिज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। ठीक है, ब्राह्मण, हाथी भी होता है, दिज इसको भी बोलते हैं। मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ लिखने हैं। पक्षी भी होता है, सॉरी हाथी मत लिखिएगा, ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, चंद्रमा और दांत। ठीक है, ये इसका होता है। राग का क्या होता है, राग का प्रेम होता है, राग को इस नाम से भी जानते हैं, मोह। ठीक है, उसके बाद में रंग, लाली, तो इन सब नामों से हम इसको जानते हैं। मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ लिखने हैं, और आपको किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। जैसे वर का दूल्हा श्रेष्ठ, ये दोनों लिख दीजिए। दिज का ब्राह्मण पक्षी, एक ही का करना है। 1 2 3 3 दिए गए हैं, लेकिन किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। मतलब इसमें से एक का 2 लिखना है। ठीक है, मतलब इतना समझ लीजिए कि ये हटा दीजिए, इसमें से एक बस हो गया। ठीक, ऐसे गा वाला देखिए क्या है। गा वाला जो हमारा है ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर का रहेगा। देखिए, फर्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करता है, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसका होगा आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, जो नहीं रखता उसको नास्तिक बोलते हैं। सेकंड देखिए, जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, जो हमेशा जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु बोलते हैं। बस हो गया। ऐसे घा वाला है वाक्य संशोधन, मतलब वाक्य में गलतियां होंगी उसको सही करके लिखिए। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपके पास 4 वाक्य हैं, चारों में गलतियां हैं, उसको 2 को सही करके लिखना है। देखिए, फर्स्ट वाला है उसने पुस्तकें खरीदा, इसमें गलती क्या है। देखिए, इसको इस तरह लिखोगे तो बेटर रहेगा। उसने, देखिए उसने पुस्तकें खरीदी। ठीक है, खरीदी रहेगा तो ये बेटर रहेगा, सुनने में भी देखने में भी। अगर आप ब्रिलियंट होंगे तो आपको उससे बोलने से ही पता चल जाएगा गलती कहाँ। दूसरा देखिए, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, इसमें गलती क्या है। देखिए, इसमें क्या करेंगे, कृपया मेरे सामान का, देखिए सामान का ध्यान रखना, सामानों पर नहीं। ठीक है, का ध्यान रखना, ये सही होगा। तीसरा देखिए, मैं भोजन कर लिया हूं, ये गलती क्या है। देखिए, मैं नहीं हूं है तो मैंने भोजन कर लिया है, इस तरह लिखिए, मैंने भोजन कर लिया है, ये बेटर रहेगा। तो गलती आप लोग बोलेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि आखिर गलती है कहाँ। ठीक है, चौथा देखिए, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं। देखिए, पुरुष भी है, इसके लिए हम रही नहीं लिख सकते, तो इसको लिखेंगे एक पुरुष और
एक स्त्री जा रहे हैं, दो लोग हैं भैया तो रही है नहीं लिख सकते, रहे हैं। इस तरह से बस ये सही हो गया। ये दो ही आपको सही करना था, मैंने चारों बता दिया। ठीक है, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। अब तो आया हमारा रसछंद अलंकार आएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए 2 नंबर। यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए 2 नंबर। चौपाई अथवा सोरठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए 2 नंबर। मतलब रसछंद अलंकार है ये। और रसछंद अलंकार मैंने तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है। 20 से 22 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लेंगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा। आप लोग सर्च कीजिए रसछंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। तीनों मैंने पढ़ा दिया। उस एक वीडियो को देखने से आपका 2, 2, 4, 2, 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। 13 नंबर पत्र लेखन। देखिए, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए 6 नंबर। अगर नहीं पता है तो अथमा लगा हुआ है। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। मतलब आपको 2 लेटर लिखने को दिए जाएंगे, दोनों में से जिस टॉपिक पर आप लिख सकते हैं उस पर आपको लिखना है। मतलब जिस पे आपको जो आपने पढ़ रखा है, जिस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं, खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको लिखना है। 14 नंबर आता है निबंध। लास्ट टॉपिक हमारा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए 9 नंबर। देखिए पत्र लेखन 6 नंबर का आता है। इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे है स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक, जीवन में सदाचार का महत्व, आतंकवाद की समस्या और समाधान। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, पांचों में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। जिस टॉपिक पर आपको अच्छे से आता है उस पर लिख दीजिएगा। निबंध लिखते समय हेडिंग पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप हेडिंग अच्छे से डालेंगे तभी आपको पूरा नंबर 9 में 9 मिलेगा। ठीक है, तो निबंध आप लोग लास्ट में लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर टाइम रहता तो लॉन्ग लिखिए, नहीं तो जितना आप लिख सकते हैं लिमिट में उतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 ऑप्शन रहेंगे, किसी एक पर निबंध लिखना होगा। बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने पहले बता दिया है। क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्लास 12 हिंदी का पूरा पेपर। ठीक है, मैंने आपको ज़्यादातर पूरे पेपर का लगभग सॉल्यूशन भी बताया है, जितना मैंने बताया। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन अलग से वीडियो में लेकर आऊँ, भी एग्जाम की कॉपी में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसको भी हम लेकर चले आएंगे। ठीक है, तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।